हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के 200 इम्पोर्टेंट वन लाइनर कर रहे हैं, जिसमें से पहले 100 क्वेश्चन का जो है वीडियो पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 है, जिसमें 101 से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन के बाद आपका टेस्ट भी ले लेते हैं कि आपका कितना याद हुआ 10 क्वेश्चन के थ्रू। तो अच्छे से इस पूरा दोनों वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 3 से अधिक बार किसी भी एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि रेलवे के एग्जाम में साइंस जो होता है सबसे अच्छा पूछा जाता है, इसलिए साइंस का क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लूँगा। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन किया गया। किस प्रकार है 100 क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का जो भी स्पष्टीकरण है, अच्छे से डिटेल डिस्कशन है वो किए हैं। 25 क्वेश्चन के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 15, 17 इस प्रकार है, 20 हो गया, 24 मान लीजिए 25 क्वेश्चन मेरा ख़त्म हुआ। अच्छे से पूरा डिस्कस किए। उसके बाद कितना याद हुआ, 10 क्वेश्चन के थ्रू हम टेस्ट भी आपका कर लिए। तो इसी प्रकार 100 क्वेश्चन किए हैं। आज 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं करना। इसी प्रकार उसमें भी रहेगा 101 नंबर से 125 नंबर तक अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेंगे ताकि कितना याद हुआ ये भी आप समझ पाएँ। चलिए, बूझा हुआ चूना एक बताए थे, कली चूना होता है, एक कली चूना होता है, एक बूझा चूना होता है। बूझा चूना होता है। कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। बूझा चूना CaOH2 होता है। बूझा हुआ चूना को चूना जल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चूना जल भी कहते हैं। इसको बिन बूझा चूना कहते हैं। बिना बूझा चूना, बूझा बिना बूझा चूना। याद करने का भी तरीका बताए थे, जिसमें जल आ गया या बूझा हुआ आ गया, बूझेगा किससे? जल से बूझेगा, तो उसमें H2O वाला कुछ रहेगा। और बिना बूझा हुआ चूना, बूझा नहीं है तो उसमें H2O या कली चूना में H2O नहीं रहेगा। आपको ये सब ध्यान रखना है। इसके द्वारा ही क्या होता है, दीवार पर पुताई किया जाता है। कहा संगमरमर है, चूना पत्थर है, खड़िया का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, तो इसका CaCO3 होता है। आगे भी बता चुके हैं। CaCO3, C मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छे से आपको याद रखना है। अंडे का जो छिलका होता है उसमें भी CaCO3 होता है। कैसे बनता है? तो बनता है CaO प्लस CO2 से बनता है CaCO3 बन जाता है। तो किस चीज़ से बनता है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कह रहा है चांदी के बर्तनों या आभूषणों पर काला पड़ना किस गैस के कारण होता है? तो चांदी के बर्तन जो होते हैं कुछ दिन बाद देखते होंगे काला हो जाता है। H2S गैस के कारण होता है। H2S को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। H2S गैस के कारण होता है, क्या इसको बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पढ़े थे AgI, AgI जो है कृत्रिम वर्षा में उपयोग होता है। AgI किस में उपयोग होता है? कृत्रिम वर्षा बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में AgBr फोटोग्राफी में उपयोग होता है। किसमें? फोटोग्राफी में। आपको ध्यान रखना, पूछेगा फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AgBr। किस प्रकार के फोटोग्राफी? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना। इधर देखिए, कह रहा है लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? बोले थे एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक, एक भौतिक परिवर्तन होता है। पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर कोई चीज़ नया चीज़ बनाए, दोनों तरफ ट्रांसफरेबल है, जैसे मान लीजिए पानी से बर्फ़ बनाए, पानी से बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से फिर पानी बना सकते हैं, दोनों तरफ हो रहा है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक तरफ होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बना, दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। जो एक तरफ होता है उसे रासायनिक परिवर्तन, जो दोनों तरफ होता है भौतिक। लोहा में जंग लग गया तो फिर सही लोहा हमको नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कहेगा भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? तो भोजन का पचना आपने सोचिए भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जो भोजन पच जाएगा फिर से भोजन प्राप्त नहीं। याद रखना है मोम का पिघलना और मोम का जलना, मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों कौन कौन सा परिवर्तन है? आप जब भी जलना रहेगा, जो जल जाएगा वो तो नहीं आएगा, जो पिघल जाएगा उससे हम अलग मोम बना सकते हैं। तो ये पिघलना जो है हमारा भौतिक परिवर्तन है,
और मोम का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगर कुछ कम समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, पहला वीडियो आपने अच्छे से नहीं देखा क्योंकि उसमें ये सब डिटेल डिस्कशन हुआ है। कह रहा है पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, बता चुके हैं भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना पूछेगा तो ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कहेगा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना तो कहिएगा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला हुआ मोम से हम क्या बना सकते हैं, पिघला हुआ मोम से हम मोमबत्ती फिर से बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अच्छे से फलों का पकना रासायनिक, पक जाएगा फल फिर न कच्चा नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, अभी बचा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है उसका भार जो होता है या द्रव्यमान जो होता है बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार या द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। फार्मूला क्या होता है जंग का, Fe2O3 × X2। X2 का मतलब जल का कितना अणु रहेगा वो जंग पर डिपेंड करेगा, कितना वहाँ क्या हो रहा है, जल वाष्प है। मान लीजिए ज़्यादा जल वाष्प है तो X का मान अधिक होगा, और कम है तो उसका मान 1-2 रह सकता है। जल वाष्प के आधार पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव्यमान का बढ़ जाता है, लेकिन इसके मजबूती में क्या होगा, मजबूती आपको पता होगा, मजबूती जो होगा कमी, मजबूती में कमी आ जाएगी। द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, मजबूती में कमी। जंग लगता क्यों, तो जंग दो चीज़ के कारण लगता है, एक तो हवा के ऑक्सीजन के कारण और दूसरा जल वाष्प के कारण यानी जल के कारण लगता है। तो आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए औद्योगिक विधि को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट मेथड होता है। कॉन्टैक्ट मेथड जिसको बोलते हैं संपर्क विधि। किस विधि द्वारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया जो गैस है Na3, अमोनिया गैस Na3 को उद्योगों में किस प्रकार माने कंपनी में जो होता है किस प्रकार बनाया जाता है, तो हैबर विधि से बनाया जाता है। आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। H2SO4 कौन सा विधि है, तो ये संपर्क विधि है। संपर्क विधि Na3 जो है, Na3 का मतलब क्या, अमोनिया गैस जो है वो हैबर विधि, कौन विधि है, हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाया जाता है। कह रहा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल पढ़े थे अम्ल राज में, तो अम्ल राज में आपको ध्यान होगा, अम्ल राज में पढ़े थे 3HCl + HNO3 होता है, HNO3 होता है। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल है उसको बनाने की विधि की है ओस्टवाल्ड विधि है, ओस्टवाल्ड विधि। आपको याद रखना है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, HNO3 की बनाने की विधि क्या है, ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति में, अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में जो होता है भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, गति को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। आपको याद रखना है उत्प्रेरक की खोज, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, भाग नहीं लेता। अच्छे से आपको ध्यान रखना है उत्प्रेरक खोज। ये तीनों आपको अच्छे से एक बार और डिवाइन कर देते हैं। H2SO4 क्या है, उसके बाद क्या है Na3, इसके बाद क्या है HNO3 ऑस्टवाल्ड विधि बोले, OSTWLD ऑस्टवाल्ड विधि। इसको हैबर विधि, इसको संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड, संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है। एक बार पूछेगा हार्मोन जो है, हार्मोन क्या है, ये जो हार्मोन होता है हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है वो रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। हार्मोन क्या करता है, वृद्धि और विकास का काम करता है। हार्मोन जो होता है वृद्धि एवं विकास का काम करता है, विकास का काम करता है। जबकि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो होता है वो भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन पाचन का काम करता है, भोजन पाचन का काम करता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एंजाइम भोजन को पचाता है, जबकि हार्मोन जो होता है वृद्धि और विकास। हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हार्मोन की वजह से बड़े हो रहे हैं। एक हाथ जिस रेट से बढ़ रहा है, जिस दर से बढ़ रहा है, दूसरा हाथ भी उतना ही रेट से, उतना ही स्पीड में बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ हार्मोन काम कर रहा है।
गैसों के विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, गैस जो निकलता है उसको कहते हैं गैसों के विसरण का नियम। किसने दिया? तो थॉमस ग्राहम ने दिया। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? आपको अच्छे से याद रखना है, गैसों के विसरण का नियम थॉमस ग्राहम ने दिया। PV एक आदर्श गैस इक्वेशन होता है, ये भी याद रखें, PV P जो है प्रेशर है, दाब है, B का मतलब वॉल्यूम आयतन है, N का मतलब मोल है, R का मतलब नियतांक है और T का मतलब क्या है? तापमान है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कह रहा है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कर रहा है? जो होता है द्रव्यमान का आयतन जो होता है दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब का मतलब प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो आपको याद रखना है बॉयल्स का नियम है। कांस्टेंट क्या रहता है इसको ध्यान रखिएगा। आपने सब कुछ PV बोले उसमें आपको याद रखना है, तो BT याद रखना है। क्या याद रखना है? BT। बॉयल्स जो नियम होता है उसमें जो होता है तापमान कांस्टेंट होता है। तापमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में नहीं है, जो नहीं बदलता है। अभी बोले PV क्या होता है? PV तो T तो नहीं बदलेगा। T कह रहा है बॉयल्स लॉ में T नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। एक R क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है, नहीं बदलेगा। तो हमारा P और V जो है एक ही तरफ है, तो एक ही तरफ अगर इस तरफ लाएंगे तो बटा 1/V आएगा। तो जो या V जो है बटा 1/P हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। किस नियम में है? तो आप कहेंगे चार्ल्स का नियम में। अपने समझ में आ जाएगा। अगर इतना हम लिखेंगे जैसे BT, मान लीजिए BT याद है, PV क्या बोल रहे? NRT। क्वेश्चन पढ़े तो कहे क्या है? अगर बॉयल्स लॉ होगा तो T कांस्टेंट होगा, तो T कांस्टेंट है, सोचे बॉयल्स लॉ होगा, चार्ल्स लॉ होगा, T कांस्टेंट है, तो P जो होगा या V होगा, V क्या होगा? V जो होगा व्युत्क्रमानुपाती P होगा, इसलिए हमारा बॉयल्स लॉ आंसर हो गया। एक होता है चार्ल्स लॉ में CP कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या बोलेगा? आपको याद रखना है प्रेशर जो PV NRT, इसको क्या कहते हैं? आदर्श गैस इक्वेशन बोलते हैं। हाँ लिख देते हैं, पुष्ट कभी देगा। आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं, समीकरण। तो BT याद रखना है, CP याद रखना है। BT और CP सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस याद रख सकते हैं। CP यानी P या कांस्टेंट है, P क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब V जो है वो T का समानुपाती है, तो यह बोलेगा V जो है T का समानुपाती होगा। अगर बोलेगा कभी तो क्या कर रहा है? अस्थिर दाब जैसे बोल दिया तो अस्थिर दाब CP हो गया। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो अस्थिर दाब पर किसी दिए गए द्रव्यमान का आयतन, गैस के द्रव्यमान का आयतन, जो आयतन होता है देखिए V जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। ऊपर आ गया इसका मतलब समानुपाती है, नीचे आता है तो क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती है। या किसका नियम है? तो आपको याद रखना है चार्ल्स का नियम। 2 चीज़ याद रखना है, इतना बहुत सारा चीज़ नहीं। BT याद रखना है, अगर तापमान कभी कांस्टेंट कहे तो वो बॉयल्स लॉ है। CP याद रखना है, अगर प्रेशर कभी कांस्टेंट कहे तो क्या है? चार्ल्स लॉ है। परम शून्य तापमान क्या होता है? तो परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जितने भी अणु होते हैं उसका जो होता है ऊर्जा जो होता है, वेग होता है, शून्य हो जाता है। क्या कर रहा है? ब्रह्मांड का न्यूनतम संभव सैद्धांतिक तापमान है जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², यानी इसका वेग ही शून्य हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी। परंतु शून्य तापमान पर क्या होता है? गैस के अणुओं का वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तापमान कितना होता है? 0 केल्विन। और 0 केल्विन का मतलब कितना होता है? 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। आदर्श गैस जो समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण PV P का मतलब प्रेशर है, दाब है, B का मतलब आयतन है, N का मतलब मोलों की संख्या है, R का मतलब सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T का मतलब परम ताप है। गुब्बारे में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है जबकि हाइड्रोजन अधिक हल्के होती है? हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन को अगर भरेगा तो ऊपर तो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील।
ये आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको नहीं भरा जाता। इसके बाद जो सबसे हल्का है वो क्या है, हीलियम है, तो हीलियम को भरा जाता है। आपको याद रखना है, कहेगा गुब्बारे में हीलियम को भरी जाती है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हल्का है तो उससे भरी जाती तो ऊपर अच्छे से जाता। लेकिन हाइड्रोजन के साथ दिक्कत क्या है, वह ज्वलनशील है, आग पकड़ लेगा, दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गोताखोर जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण का प्रयोग करता है, तो आपको याद रखना है हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करेंगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा दबाव वहाँ बनेगी, तो हार्ट जो होता है कोलैप्स होने का डर होता है, जो हमारा फेफड़ा है वो कोलैप्स होने का डर होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं जब भी गोताखोर समुद्र में के अंदर जाते हैं। तो अगला देखिए, कह रहा है वायुयान के टायरों में हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो एक तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि सस्ता होती है और घर्षण के कारण घर्षण में ठंडी रहती है। नाइट्रोजन गैस 2-3 जगह अभी पहले भी बता चुके हैं कि चिप्स के पैकेट में भी, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायुयान के टायर में भी कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन अधिक सस्ती होती है और दूसरी बात क्या है, घर्षण में भी ठंडी रहती है। ठंडा अगर गर्म जल्दी होगा तो क्या होगा, उसमें विस्फोट हो सकता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जब स्पीड बढ़ता है तो क्या होते हैं, कण एक दूसरे टकराते हैं और टकराएंगे तो उष्मा उत्पन्न होगा। अगर जल्दी कोई चीज़ गर्म होगा तो विस्फोट होने का डर रहता है। इसलिए मास्टर्ड गैस क्या बोलते हैं, सरसों का गैस जो है का उपयोग किस युद्ध में रासायनिक हथियार के लिए हुआ था, तो आपको याद रखना है मस्टर्ड गैस जो है उसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें यूज हुआ था मस्टर्ड गैस का रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग। आसरू गैस, आंसू का जो गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है, एसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का नाम है, जिसको टीयर गैस बोलते हैं। टीयर गैस का नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये जो है आंसू गैस का नाम है। इससे क्या होता है, इसमें आँख में जलन होता है और त्वचा में भी जलन होती है, जिसके कारण जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल गैस क्या होता है, जल गैस CO+H2 होता है, एक जल गैस होता है, इसको जल गैस याद रखिए, जल गैस। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस, इसको क्या कहते हैं, CO+N2 को जल गैस और CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अच्छा से आपको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आपके लिए अब आ गया, 10 क्वेश्चन उसका जवाब देना। कहा बुझा हुआ चूना, आपको आधे बुझा हुआ चूना देखिए, एक CaO होता था, एक CaOH2 होता था। आप बताइए कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना CaOH2 था। क्योंकि बुझा है में पानी उसमें है तो बुझा हुआ चूना C। इसको चूना जल भी कहते थे क्योंकि इसमें जल है, तो चूना जल। चांदी या कह रहा है चांदी के बर्तनों में आभूषण पर काला जो पड़ता है किस गैस के कारण होता है, आपको थोड़ा याद होगा, H2S के कारण होता है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, H2S। कहेगा मोमबत्ती का जलना, अभी बताएं मोमबत्ती का जलना कहेगा रासायनिक परिवर्तन होगा, जबकि मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो हमको कहें रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक है। लोहे का जंग लगना पर भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार जो होता है, भार ये द्रव्यमान उसका बढ़ जाता है। नाइट्रिक अम्ल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड मेथड द्वारा बनाया जाता है। 3 को पढ़े। H2SO4 को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट विधि द्वारा, CONTACT कॉन्टैक्ट। रिवीजन बार होगा ना, अपने साथ हो जाएगा। Na3 को किस विधि द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, Na3 को अमोनिया गैस कहते हैं, तो इसको हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। तो अच्छे से सभी चीज़ों को याद रखें। कह रहा है ये जो है गैसों का विसरण का नियम किसने किया, ग्राहम ने दिया था। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया, ग्राहम ने दिया। परम शून्य तापमान कितना होता है, 0 डिग्री C या कितना -273.15 केल्विन। इस पर क्या होता है, गैस का जो अणुओं का वेग होता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है। गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस ले जाते हैं, हीलियम गैस ले जाते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग कब किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था, वर्ल्ड वार 1 में किया गया था, रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। अच्छे से आपको आसरू गैस क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनोन।
CH येलो RO, एसीटोफेनोन PHENON। अच्छे से आप देखिए, आपको अगर A10 में आप 5 या 6 सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर 5 भी सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक बार और वीडियो को शुरू से आइए, जब तक मैंने 25 क्वेश्चन कीजिए तो ही। प्रोड्यूसर गैस सभी बताएं, जल गैस प्रोड्यूसर CO+H2 होता है, जल गैस होता है। और CO+N2 जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है। ये क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। अभी बताया CO+N2। CO क्या है, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोल गैस, कोल गैस क्या होता है, तो कोल गैस होता है जिसमें हाइड्रोजन हो, मीथेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो। तो कोल गैस में क्या होता है, जैसे जल गैस बोले, जल गैस प्रोड्यूसर गैस, वैसे होता है कोल गैस। कोल गैस इसमें क्या होता है, इसमें होता है CO+H2, CO+ क्या है, CO+H2 जल गैस तो है ये। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा CH4 भी है, CH4 भी है। तो तीनों को अच्छे से रिवीजन हम कर लेते हैं एक बार अच्छे से, ताकि आपको ध्यान रहे। तो जल गैस तो आपको पता है, CO+ क्या होता है, CO+H2 होता है। प्रोड्यूसर गैस आपको ध्यान आ गया होगा, CO+ क्या होता है, CO+N2 होता है। और कहेगा हमरा क्या कहे, ये जो कहे कोल गैस है, क्या कहे, कोल गैस। तो जल गैस तो रहेगा, इसमें CO+H2 रहेगा, लेकिन इसमें CH4 भी आ जाएगा, जिसको मार्स गैस कहते हैं, मीथेन गैस, गोबर गैस वाला गैस कहते हैं। तो अच्छे से तीनों बातें ध्यान रखिएगा एक साथ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। प्राकृतिक गैस पूछेगा, ज्वाली वाला गैस पूछेगा, CNG पूछेगा, एक साथ लिख देते हैं। जिससे कि आप प्राकृतिक गैस पूछ सकता है, गोबर गैस, गोबर गैस, CNG, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, धान गैस, दलदली गैस, धान गैस, दलदली है गैस, दलदली गैस, जुआली गैस, जो गाय जुआली करता है, ये सब सभी मीथेन गैस होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो कितना % मीथेन होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, 80 से 90% प्राकृतिक CNG में मीथेन होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको गाड़ी में यूज करते हैं, उसको कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब क्या है, प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित नेचुरल गैस में कौन सा मुख्य घटक होता है, तो आपको अभी बता चुके हैं, मीथेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता, पेट्रोलियम की गुणवत्ता को किस संख्या द्वारा जो होता है मापा जाता है, तो आपको याद रखना है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा मापा जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को किससे नापा जाता है, ऑक्टेन नंबर है। डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर से जांचा जाता है। तो पेट्रोलियम पेट्रोल के लिए क्या होता है, ऑक्टेन नंबर, OCTAN। और डीजल की गुणवत्ता के लिए क्या होता है, C10 नंबर, ऑक्टेन C10। अच्छे से दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कह रहा है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, ताकि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या नॉक नहीं करे, बार बार जो होता है आवाज़ करता है। एंटी नॉक नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको याद रखना है, टेट्राएथाइल लेड मिलाया जाता है। टेट्राएथाइल क्या मिलाया जाता है, लेड मिलाया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पेट्रोल में जो है ऑक्टेन नंबर अधिक रहे, इसके लिए क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होना चाहिए, उसके लिए टेट्राएथाइल लेड मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में, तो आपको याद रखना है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड H2 और लिक्विड O2 का प्रयोग किया जाता है। यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। अच्छा, क्रायोजेनिक का मतलब क्या है, क्रायोजेनिक मतलब कम तापमान, क्रायो का मतलब क्या है, पायरो आएगा, PYRO, पायरो का मतलब बहुत अधिक तापमान। जैसे वो पूछेगा सूर्य का तापमान, बहुत अधिक तापमान, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाएगा, तो पायरोमीटर। क्रायोजेनिक मतलब बहुत कम तापमान, बहुत कम तापमान को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। तो दोनों बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो रॉकेट में कौन सा ईंधन, दर्व हाइड्रोजन, दर्व ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध और सबसे कठोरतम जो है अप्रूप क्या है, तो कार्बन के आपको याद रखना है 3 अप्रूप है। कौन कौन सा है, हीरा ग्रेफाइट, बकनेस्टर फ्लोरीन। हीरा ग्रेफाइट और बकनेस्टर फ्लोरीन है। क्या है, बकनेस्टर फ्लोरीन, जिसे C60 बोलते हैं, इसको कहते हैं बकनेस्टर फ्लोरीन, बकनेस्टर फ्लोरीन,
रिन बोलते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है जो हीरा जो होता है उस टेट्राहेड्रल होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है हेक्साहेड्रल होता है। क्या होता है? षष्ठ फलकीय होता है हेक्साहेड्रल, हेक्साहेड्रल HDRAL। आपको याद रखना है ये जो होता है माने 4 भुजा वाला इस प्रकार होता है, चतुर्भुज का आकार का, जबकि ग्रेफाइट जो होता है हेक्साहेड्रल होता है, इस प्रकार होता है। आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण ऊष्मा का सुचालक होता है, ये कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक है हीरा, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है सभी बातों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कार्बन का हुआ उपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, चिकना होता है, क्या कहलाता है? तो आपको अब भी बताएं, ग्रेफाइट कहलाता है। बक मिश्र फ्लोरीन जो कार्बन का अपरूप है उसको, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप भी बता सकते। C60 उसको बोलते हैं, बक मिश्र फ्लोरीन को C60 बोलते हैं। तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। इसकी संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह होती है, ये भी आपको पूछा जाता है। वॉलीबॉल भी कहा जाता है। क्या? बक्की बॉल, बकमिस्टर फ्लोरीन या बक्की बॉल भी कहा जाता है। तो तीनों बात संरचना भी याद रखिएगा किस प्रकार होती है C60 की। तो बकमिस्टर फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है, बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है या बक्की बॉल कहा जाता है। कह रहा है कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसमें बॉयल किया जाता है, मान लीजिए बॉयलिंग किया जाता है, इसे रख दिया एक में, उसमें बॉयल किया जाता है जिसका जो क्वथनांक है सबसे कम है तो पहले उड़ जाएगा, उसको छान लेंगे। उसके बाद जिसका क्वथनांक है आधे और गर्म करेंगे तो उड़ेगा, उसके बाद जिसका क्वथनांक है वो उड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करना, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करना। तो आपको याद रखना है पेट्रोल से मोम भी प्राप्त होता है, केरोसिन भी प्राप्त होता है, पेट्रोल भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है। तो किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। कोयला खदानों में जहाँ भी कोयला, देखिए कोयला कहीं गोबर गैस, कहीं कोयला गैस, कहीं भी उसमें जीवाश्म का अवशेष रहेगा, वहाँ से जो होगा गैस निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। तो कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो मीथेन गैस। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स का मतलब दलदली होता है। मार्स का मतलब क्या होता है? दलदली गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन कहा जाता है। अच्छा सीधा कह रहा है सिरके का मुख्य कार्यकारी अवयव कौन सा है? तो सिरके का मुख्य कार्यकारी अवयव जो होता है एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसमें जो होता है तीखा गंध होता है, तीखा गंध और स्वाद होता है। इसमें तीखा गंध और स्वाद होता है। कितना % होता है? तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में होता है 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। अच्छे से शराब जो होता है एथाइल अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो C2H5OH बोलते हैं शराब, जो हम शराब पीते हैं। एक होता है मिथाइल अल्कोहल, उसको पिया नहीं जाता है, उससे आँख जो होता है आदमी अगर पी ले तो अंधार हो जाता है, तो हो जाए मिथाइल अल्कोहल। जो शराब हम पीने के उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसको किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है इसको किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट की सहायता से बनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसकी सहायता से किण्वन विधि होता है? तो ईस्ट जो होता है एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जीव है, उसकी सहायता से इसे बनाया जाता है। फर्मेंटेशन विधि यहाँ लिख दिया, और जो होता है पीने का काम आता है इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है जहरीले शराब पीने से मृत्यु होने के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है 2 होता है। एक तो C2H5OH होता है जिसे शराब कहते हैं, या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल या शराब कहते हैं। एक मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल, जिसको पीने से या तो आदमी पागल हो जाता है, या उसकी आँख क्या होती है? खराब हो जाती है, या आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अच्छे से आपको याद रखना है कौन जहरीला शराब पूछेगा तो इथाइल अल्कोहल है, और जब पीने वाला केवल शराब पूछेगा तो वो क्या है? नहीं, उल्टा हो गया। जहरीला शराब अगर पूछेगा तो हमारा मिथाइल अल्कोहल है, और पीने वाला शराब कहेगा तो इथाइल अल्कोहल है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है लकड़ी के भंजन आसमन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? लकड़ी के भंजन आसमन, लकड़ी को जलाते हैं उससे कह रहा है, तो उससे क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल ही प्राप्त होता है। दोनों चीज़ याद रखनी है। कभी अगर शराब पूछे तो वो इथाइल अल्कोहल है। पूछा जहरीला शराब है तो मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल है।
और जहरीला शराब क्या है, मिथाइल अल्कोहल। और लकड़ी के भंजन वाला शराब पूछेगा, लकड़ी के भंजन या लकड़ी को जलाने पर लकड़ी से उत्पन्न शराब जो होता है वो भी हमारा मिथाइल अल्कोहल होता है। तो तीनों बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कह रहा है किण्वन जो है इथाइल अल्कोहल का जो बनाए थे किण्वन विधि द्वारा होता है। तो किण्वन का प्रयोग जो है क्रिया की खोज सबसे प्रथम किसने की, तो किण्वन विधि का प्रयोग लुई पास्चर ने की। किसने की, लुई पास्चर ने की। इसमें जो होता है इससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शराब बनाया जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है, ईस्ट से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शराब बनाई जाती है। अगला बढ़ते हैं। बेकेलाइट जो होता है किस प्रकार का प्लास्टिक है, जैसे कुकर में आप लगा हुआ डंडा देखेंगे, डंडा में एक प्लास्टिक लगा होता है वो बेकेलाइट होता है। वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर गर्म भी कीजिएगा तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, गर्म भी कीजिएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक है। जब कुकर गर्म हो जाता है, मान लीजिए वो प्लास्टिक पिघलना होता है, पिघल जाता है तो खराब हो जाता है। लेकिन वो जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्म का मतलब क्या होता है, ताप, सेटिंग, ताप को सहन करने वाला प्लास्टिक है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहा है थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक को जैसे ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थर्मोप्लास्टिक में जिससे ताप से प्रभाव पड़ रहा है, तो पॉलीथीन हो गया, पीवीसी जो पाइप होता है, पाइप जो आता है उसको तापमान जैसे गर्म कीजिएगा, उसमें गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा। यानी ताप से जिसको प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग का मतलब ताप से जिसको प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे से ध्यान रखना है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है, उसका उपयोग नॉन स्टिकी बर्तनों पर होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम में क्या है, पॉलीटेट्राएथाइल क्लोरोइथाइल, पॉलीटेट्रा क्लोरोइथाइल, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइल, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। अच्छे से आपको नाम याद रखना है। यहीं पर इसका प्रयोग किस में किया जाता है, देखे होंगे। इस प्रकार का जो बर्तन होता है इसके नीचे एक परत होता है, उस पर प्रयोग किया जाता है। ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के तौर पर ही उपयोग किए जाते हैं, जिसको तापमान से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य प्राकृतिक बहुलक का एक उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो प्राकृतिक बहुलक जो है सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन जो है, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज क्या होता है, जो खाना पौधा जो संचित करता है, सेलुलोज होता है। जो हम लोग ये जो पौधा संचित करता है स्टार्च होता है। सेलुलोज क्या होता है, जो खाता है, मान लीजिए जो पौधों से प्राप्त होता है, जो जानवर खा लेता है उसमें सेलुलोज होता है। और क्या, प्रोटीन, तो हम जानते होंगे प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब जो है सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक का मतलब जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है वो बहुलक होता है। रेयान जो होता है, रेयान को किस नाम से भी जाना जाता है, रेयान को जो होता है कृत्रिम रेशा कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। कह रहा है सबसे पहला पूर्ण संश्लेषित यानी कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो सबसे पहला जो है पूर्ण संश्लेषित कृत्रिम रेशा जो है वो नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 सबसे पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा। इससे क्या होता है, रस्सी बनाया जाता है। इससे क्या होता है, रस्सी या मेजपोश बनाया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, रस्सी बनाने के भी काम आता है। अब देखिए ये 125 से 150 क्वेश्चन तक हो गए, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। अभ्यास के लिए इसलिए दिए, कितना याद हो गया इससे भी ये हमको पता लगना चाहिए कितना हमको याद होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्रोड्यूसर गैस बता चुके हैं। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो CO+N2 जो होता है प्रोड्यूसर गैस होता है। CO+H2 जल गैस होता है, और CO+H2+CH4 जो होता है कोल गैस होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन, CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 नंबर, और पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन नंबर। कार्बन का सबसे शुद्धतम एवं कठोर अवयव कौन सा है, तो हीरा है। कैसा इसका आकृति होता है, चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 फलक का होता है। और ग्रेफाइट जबकि 6 फलक से होता है, 6 फलकीय होता है। ये कह रहा है कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि प्राप्त करने की विधि क्या है, प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन, उसको प्रभाजी आसवन बोलते हैं। सिरके में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला क्या था,
CH3 अम्ल, इसका फॉर्मूला था CH3COOH एसिटिक अम्ल। लकड़ी के भंजन से कौन सा, लकड़ी के भंजन या कहेगा जहरीला शराब, तो क्या है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल जिससे पीने से आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, अंधा हो जाता है, पागलपन। थर्मोप्लास्टिक जिसको ताप से प्रभाव पड़ता है, उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण बताए थे पॉलीथीन या पीवीसी है, या पीवीसी। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेगा तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है। प्राकृतिक बहुलक का उत्कृष्ट एग्जाम्पल क्या है, तो सेलुलोज है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया और क्या है, प्रोटीन हो गया। ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक बहुलक का। रेयान को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेयान को क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग, सिंथेटिक जहाँ भी आएगा वो कृत्रिम है। क्या है, कृत्रिम है। कृत्रिम फाइबर का प्रयोग किया जाता है, केवलर। कहेगा किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट और लेक्सान। और कहेगा किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो केवलार। आगे बढ़ते हैं। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से बना हुआ है, तो न्यूयॉर्क और लंदन से। न्यूयॉर्क और लंदन से। न्यूयॉर्क का क्या लिया, NY लिया और LON, इसका लंदन लिया। इसको क्या कहा दिया, नायलॉन, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया था, इसको खोजा था, क्योंकि प्राकृतिक कृत्रिम चीज़ है, तो इसे बनाया था कहाँ के, न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों ने, इसलिए इसको नायलॉन नाम रख दिया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। कब किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1867 डायनामाइट की खोज या आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया था। बहुत विस्फोटक है ये, जो होता है परमाणु हथियार, जो हथियार के रूप में होता है, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। RDX जो है उसका पूरा नाम क्या है, ये सबसे RDX सुने होंगे कि RDX विस्फोट के काम आता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो R से होता है रिसर्च, D से होता है डेवलपमेंट, X से होता है एक्सप्लोजिव। क्या होता है, रिसर्च, डेवलपमेंट, जो रिसर्च किया गया यानी जिस पर खोजा गया, डेवलपमेंट विकास किया गया, एक्सप्लोजिव माने विस्फोटक है, तो क्या है, रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सप्लोसिव, उसका RDX का नाम है। अच्छे से याद रखेगा, रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। TNT का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, तो TNT का रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूरिन। क्या है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूरिन, टोलिन, TOULEN, ट्राइनाइट्रोटोल्यूरिन, इसका नाम है। TNT का रासायनिक नाम क्या है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूरिन, TNT। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ट्राइनाइट्रो है, तो नाइट्रो कितना है, 3 है, नाइट्रो कितना है, 3 है, नाइट्रो NO2 होता है, एक कितना है, 3 है। और टोलिन का फार्मूला होता है, क्या होता है, C6H2 और CH3 होता है, C6H3। अच्छा याद करा देते हैं। देखिए ट्राइनाइट्रो है, तो NO2 जो है उसको नाइट्रो बोलते हैं, ट्राई मैंने 3 है, और C6H2 होता है और CH3 होता है, C6H2 और CH3। एक आवर और रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। साबुन रासायनिक रूप से क्या होते हैं, तो उच्च बसीय अम्लों या सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं उच्च बसीय अम्ल, सोडियम एवं पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसको साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें बसा, इसमें जो होता है क्या, ईस्टर प्लस ये जो होता है, ये NaOH का प्रयोग किया जाता है, तो हमको साबुन बनता है। ये NaOH का प्रयोग किया जाता है, तो इसका साबुन बनता है।
कह रहा है साबुन बनाने की विधि में सह उत्पाद के रूप में किसका प्रयोग, माने एक्स्ट्रा चीज़ क्या बन जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लिसरीन बन जाता है। क्या होता है ग्लिसरीन, तो CH2CH2OH CHOH और CH2OH ये होता है हमारा ग्लिसरीन होता है। ये साबुन बनाने के रूप में बाई प्रोडक्ट बनता है, सह उत्पाद बन जाता है। इसको ज़रूरत नहीं होता है लेकिन साबुन बनाने के टाइम में बन जाता है। अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि जो होता है अपमार्जक मतलब क्या है, सर्फ है। अपमार्जक मतलब सर्फ है। ये जो होता है गंदा पानी में साफ़ हो जाता है, कर लेता है, लेकिन साबुन जो है गंदे पानी में साफ़ नहीं कर पाता। ये कठोर जल में भी झाग दे देते हैं, यानी कपड़ा को साफ कर देते हैं अच्छे से। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। इसको कार्बामाइड कहते हैं, कार्बामाइड Na2CO2 इसका जो होता है बाहर आता है, 60 आता है। इसको आपको याद रखना है किसने खोजा था। ये जो है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है। इसको होलर ने खोजा था। किसने वो खोजा था, होलर ने खोजा था। तो अच्छे से आपको याद रखना है। यूरिया को प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। इसको किसने बनाया था, किस प्रयोगशाला में किसने बनाया था, होलर ने बनाया था। इसका भी एक बहुत अच्छा कहानी है कि इनके जो गुरु थे वो थे जैव शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक, उनका नाम था आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी निर्जीव पदार्थ का निर्माण जो होता है कार्बन से नहीं होता है। इसमें कार्बन था, ये निर्जीव पदार्थ भी है। उनका सिद्धांत का खंडन किया था होलर ने। तो आपको आगे भी रखना है जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया, यूरिया खंडन किया होलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको याद रखना है होलर ने 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में। ये बहुत ज़रूरी डेट है, इसको अच्छे से याद रखना है। एक तो वो 1800 कितना है 67 याद रखे थे, जिसको उसको अल्फ्रेड नोबेल वाला है डायनामाइट की खोज वाला, अच्छे से ध्यान रखिएगा। हवा में चांदी का कालापन जो होता है, काला पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। वो किसके कारण होता है, H2S को कहते हैं। H2S के कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तांबे के बर्तन में हरा रंग जो होता है क्या होता है, पूछेगा संक्षारण से तांबे के बर्तन क्या होते हैं, हरे रंग का हो जाता है। इसे भी क्या कहते हैं, क्रोजनी कहते हैं। कह रहा है उत्कृष्ट या नोबेल गैस जैसे सोना प्लेटिनम को संक्षारित क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सोना प्लेटिनम चांदी ये सब जो है अत्यंत बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। जो क्रियाशील रहेंगे वो संक्षारित होंगे, उसमें जंक लगेगा। जो क्रियाशील धातु नहीं रहेंगे उसमें जंक नहीं लगेगा। अयस्क में अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी रेत है, इसको दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। माने अयस्क का मतलब जिसमें मान लीजिए सोना है, तो इसमें सोना निकले नीचे से, इसमें धूल रेत कण होगा, अशुद्धि होगा, इसको निकालने को सांद्रण कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो फेन प्लावन विधि द्वारा फेन बनाते हैं उसमें, और उससे द्वारा सल्फाइड अयस्क का क्या होता है, सांद्रण होता है। अच्छे से आपको याद रखना है। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क में क्या है, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब नहीं याद रखेगा। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति का मतलब नहीं है तो निस्थापन है। और सल्फाइड अयस्क पूछेगा, सल्फाइड अयस्क का, तो उसका भर्जन होगा। क्या होगा, भर्जन होगा, भर्जन। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी अच्छे से याद रखना है। कार्बोनेट अयस्क का जो होता है निस्थापन द्वारा होता है, और वायु निस्थापन का मतलब वायु की अनुपस्थिति। अनुपस्थित रहेगा तो निस्थापन होगा, उपस्थित रहेगा तो क्या होगा, भर्जन होगा। तो सल्फाइड अयस्क का बोलेगा तो उसका क्या होगा, भर्जन होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट है। Al2O3 2H2O बोलते हैं। अब बॉक्साइट को Al2O3 2H2O बॉक्साइट, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है, HGS है, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। HGS पारे का प्रमुख जो है अयस्क है। अयस्क का मतलब जिससे धातु निकाला जाता है, पारा निकाला जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो हेमाटाइट है। हेमाटाइट का मतलब Fe2O3। एल्युमिनियम वाला कौन सा है, एल्युमिनियम का पूछेगा तो बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है। Hg पूछेगा तो Hg का क्या है, सिनेबार है। उसके बाद अब अभी पूछे लोहा का क्या पूछेगा, तो हेमेटाइट। हेम का मतलब क्या है, लोहा, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट भी है, उसे लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क नहीं है, लेकिन लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट भी है। कॉपर का अयस्क कौन सा है, कॉपर पैराइट है। कॉपर का सबसे
जो प्रमुख सल्फाइड अयस्क है वो क्या है, कॉपर पायराइट है। CuFeS2 CuFeS2 जो है कॉपर पायराइट, कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण सल्फाइड अयस्क है। पिच ब्लेड किसका कह रहा है, पिच ब्लेड किस अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो धर्मी तत्व का अयस्क है, तो पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट बालू ये क्या कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोनाजाइट बालू जो केरल में पाया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसका अयस्क है, तो थोरियम के। पूछ सकता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है, केरल में ही। कह रहा है पिग आयरन, धातुमल युक्त आयरन, इसमें गंदगी भरा हुआ है, बात को शुद्ध करने के लिए किस प्रकार के भट्टी का प्रयोग करते हैं, तो बात क्या ब्लास्ट फरेंस का प्रयोग करते हैं। बात पिग आयरन यानी धातु मल जिसमें गंदगी भरा हुआ उसको शुद्ध करने के लिए किस प्रकार की भट्टी का प्रयोग करते हैं, तो बात्य भट्टी का प्रयोग करते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बात्य भट्टी का प्रयोग करते हैं। अगला अब देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक में देखे थे क्या है, क्या था, इसका था पॉलीकार्बोनेट और लेक्सान तथा लेक्सान। अगला देखिए, नायलॉन किस दो शहरों के नाम से जुड़ा है, तो नायलॉन का मतलब क्या है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। तो क्या है, न्यूयॉर्क और क्या है, लंदन है। यहाँ के वैज्ञानिक ने इसे आविष्कार किया था। इसे TNT का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटोलिन। इसका सूत्र क्या है, तो ट्राई नाइट्रो का मतलब बताए थे, NO2 जो है 3 बार है और C6H2 है और इधर CH3 है। तो फार्मूला अच्छे से आपको याद रखना है। अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि यह कठोर जल में भी जो सरफ होता है, यह कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है, कपड़े को साफ करता है। कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। कह रहा है हवा में चांदी काला पड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण हो सकता है या संक्षारण हो सकता है। जंग लगने को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। किस गैस के कारण काला पड़ता है, तो हमको बताए थे ये 2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कह रहा है आयरन में अशुद्धियाँ जैसे रेत है, मिट्टी है, को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको सांद्रण कहा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल कहा जाता है, सांद्रण कहा जाता है, सांद्रण। तो अच्छे से आपको याद रखना है। और इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो इन अशुद्धियों को गैंगिया मैट्रिक्स कहा जाता है। पूछेगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो उसको गैंगिया मैट्रिक्स कहा जाता है। सल्फाइड अयस्क आया, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आपको याद रखना है। सल्फाइड अयस्क जब भी आएगा तो भर्जन होगा, और कार्बोनेट अयस्क आएगा, कार्बोनेट वाला आएगा तो उसका क्या होगा, निस्तापन होगा। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बोनेट का, तो उसका निस्तापन द्वारा किया जाता है, निस्तापन। और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति, नी का मतलब क्या है, नहीं है, अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति होती है, इसमें वायु की सीमित मात्रा होती है। लोहे के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो इसको हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3। पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम है। क्या है, थोरियम। अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील में जो चमक एवं जंग रोधी गुण वाले पैदा करता है, लोहे के साथ लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में तो लोहा होता है और निकेल और क्रोमियम होता है, या नाइक्रोम, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, तो ये क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। लोहा के साथ क्या बनाया जाता है, लोहा के साथ नाइक्रोम मिलाया जाता है। नाइक्रोम का मतलब क्या है, नाइक्रोम जो होता है स्त्री में आयरन में प्रयोग किया जाता है। आयरन ये स्त्री में जो करते हैं आयरन में प्रयोग किया जाता है। इसमें निकेल प्लस क्रोमियम होता है, तो लोहा के साथ निकेल क्रोमियम मिलता है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन बन जाता है। जर्मन सिल्वर में जो होता है चांदी का प्रतिशत कितना होता है, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और क्या होता है, निकेल होता है। कॉपर जिंक के लिए पढ़े थे, पीतल प्लस निकेल होता है। क्या होता है, आपको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा तो याद रहेगा।
पीतल के साथ जब निकल बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पीतल के साथ निकल बनाते हैं तो उसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो याद करने का तरीका डेवलप कीजिए अपने से, कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से याद होगी, जब रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद होगी। कॉपर पीतल को किस याद रखेंगे, पिताजी से याद रखे थे। पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। आगे टाका सोल्डर या फ्यूज बोल सकते हैं, टाका सोल्डर या फ्यूज पीवी प्लसेशन का मिश्रण होता है, अच्छे से आपको याद रखना। हवाई जहाज और प्रेशर कुकर के लिए प्रयुक्त में धातु जो होता है ड्यूरालुमिन के मुख्य घटक क्या है, तो ड्यूरालुमिन में सबसे ज़्यादा देखिए प्रेशर कुकर में किस का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का 95% प्रयोग किया जाता है, जिससे हवाई जहाज भी बनता है, कुकर के बर्तन भी। इसमें क्या होता है, मेष धातु का प्रयोग किया जाता है। और 5% में बहुत सारा चीज़, तांबा होता है, मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैंगनीज होता है, ये सब चीज़ मिलाया जाता है ताकि इसका मजबूती भी बना रहे और ज़्यादा भारी भी नहीं। एल्युमिनियम जो होता है ज़्यादा भारी भी नहीं होता। आगे देखिए घड़ी के पेंडुलम और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए जो में धातु है इनवर किस धातु की बनी होती है, घड़ी के पेंडुलम वैज्ञानिक उपकरण हल्का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें लोहा होता है और निकेल होता है, लोहा और निकेल होता है। इनवर जो होता है घड़ी का पेंडुलम इस प्रकार देखते होंगे, घड़ी में इस प्रकार जो घूमता है घड़ी का पेंडुलम है या वैज्ञानिक उपकरण, तो उसको मजबूती भी चाहिए, तो लोहा और निकेल यानी लोहा Fe+ या नाई से बनते हैं, Fe+ या नाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जो है, जो ब्रोंज मेडल बनाया जाता है क्या है, तांबा और टीना Cu+ एशियन जो है उसको कांसा बोलते हैं, बहुत पहले भी बता चुके हैं। और Cu+ जेडियन है उसको पीतल बोलते हैं। तो इसको क्या है, कांस्य पदक जो होता है ब्रोंज कांसा का बना होता है, Cu+ एशियन कांस्य पदक है, कांसा है। अगला देखिए, फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार उसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक क्या होता है, न्यून होता है। फ्यूज तार Pu+ का ही बना होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध माने रोकने का प्रयास करता है बहुत ज़्यादा, अगर नहीं रोक पाता है धारा को तो क्या होता है, टूटकर गिर जाता है। चुंबक बनाने के लिए किस में धातु का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो एल्निको का चुंबक बनाने के लिए सबसे व्यापक तौर पर में धातु का जिसका प्रयोग किया जाता है उसको अल्निको कहते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली जो होता है चुंबक इससे बनाए जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसमें एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको याद रखना है चुंबक बनाने में किस में धातु का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो अल्निको का। अगला देखिए, कौन सा धातु जो है कौन सा धातु नाइट्रोजन गैस में जलकर नाइट्रेट बनाती है, तो कौन सा धातु का रहा है नाइट्रोजन जल में, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन गैस में जलकर नाइट्राइट बना दीजिए Mg3N2। इसका 2 वैलेंसी होता है, N पर चल जाता है, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है। तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन गैस में जलकर नाइट्राइट बनाती है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम। अगला देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो हरा रंग पूछा जाता है, एक और लाल और पीला रंग भी पूछा जाता है, तो तीनों को याद रखिएगा। आतिशबाजी में हरा जो रंग होता है बेरिलियम होता है, लाल रंग जो होता है स्ट्रोंशियम होता है, पीला रंग जो होता है सोडियम के कारण दिखाई देता है। आतिशबाजी का मतलब क्या है, जो बम पटाखा फोड़ते हैं उसमें कह रहा है, जो हमारा हरा रंग जो है बेरियम के कारण, लाल रंग जो है स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग जो है किसके कारण है, सोडियम के कारण दिखाई देता है। फ्लैश बल्बों के भीतर नाइट्रोजन के वातावरण में कौन सा तार रखा जाता है, तो कह रहा है फ्लैश बल्बों के भीतर नाइट्रोजन के वातावरण में कौन सा तार रखा जाता है, तो नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। आपको याद रखना है Mg+ नाइट्रोजन गैस मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, अच्छे से आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, किस धातु को स्ट्रैटेजिक मेटल या राजनीतिक धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को राजनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग रक्षा उपकरण को बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए रक्षा उपकरण का मतलब गोली बंदूक जो होता है उसको बनाने में किया जाता है, तो इसलिए इसे राजनीतिक धातु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, करा हवा में खुले छोड़ने पर पीला फास्फोरस होता क्यों जल जाता है, क्योंकि यह जो होता है इसका ज्वलन ताप जो होता है बहुत कम होता है, 30 डिग्री से भी कम होता है। और हम जानते हैं कि जो समान तापमान कितना होता है, 25 डिग्री से के आसपास समान तापमान होता है। थोड़ा भी तापमान बढ़ा तो क्या होगा, वायु में खुला छोड़ने पर वो क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि 30 के आसपास जैसे पहुँचेगा वो क्या होगा, जल होगा।
तो पीला फास्फोरस को आपको याद रखना है। उसका क्या होता है, जो ज्वलन ताप होता है जिस पर जलता है वो 30 से कम होता है, इसके कारण से वायु में खुला छोड़ते हैं तो जल जाता है। कह रहा है पानी को जीवाणु मुक्त यानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कौन सा हाइड्रोजन गैस कमरे के ताप पर बैंगनी रंग के कठोर रूप में पाई जाती है, तो कौन सा हाइड्रोजन गैस कमरे के तापमान बैंगनी रंग के ठोस रूप में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो आयोडीन गैस है बैंगनी रंग का होता है, चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार होता है, चमकदार होता है। इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। थायराइड ग्रंथि के लिए उपयुक्त भी होता है। अगर आयोडीन युक्त नमक हम नहीं खाते हैं तो थायराइड ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है। किस रंग का होता है, आयोडीन जो होता है बैंगनी रंग का ठोस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बैंगनी क्या होता है, बैंगनी रंग का ठोस रूप में पाया जाता है कमरे के तापमान 25 डिग्री सी पर। आगे बढ़ते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो ये फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्योंकि जो जानते हैं कैल्शियम और फ्लोराइड से दांत बने होते हैं, तो फ्लोराइड अगर रहेगा तो दांत का क्षय नहीं होगा। अगर दांत का क्षय होने लगा तो 5.5 pH से अगर कम होगा तो दांत का क्षय होने भी लगेगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और दांत के सबसे ऊपरी परत को दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। फोटोग्राफी प्लेटों को विकसित करने के लिए किस सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइपो के रूप में जाना जाता है, तो हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3। तो सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी प्लेटों को विकसित करने के लिए फोटोग्राफी जिसमें आज क्या होता है, जो हमको मान लीजिए एक्सरे कराना है तो फोटोग्राफी प्लेट है, तो उसको विकसित करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए साढ़ के बीज को किस में रखा जाता है, तो आपको पता होगा दर्द नाइट्रोजन में डॉक्टर साहब के पास रखा जाता है, दर्द नाइट्रोजन में, क्योंकि उसका सर्वाइव क्षमता जो होता है ज़्यादा होता है, ठंडा रहेगा तो सर्वाइव क्षमता वो जो होगा सीमेन जो उसका होगा साढ़ का बीज वो मरेगा नहीं, सर्वाइव ज़्यादा दिन तक करेगा। अगला है रेफ्रिजरेटर एवं एसी में शीतक फ्रीजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रीऑन के रूप में उसको रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसके लिए कौन सा, ओजोन गैस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओजोन के लिए, ओजोन परत के लिए जो संताप मंडल में पाया जाता है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। अच्छे से आपको याद रखना है। अश्रु गैस के मुख्य अवयव क्या है, जो आँखों में जलन देते हैं, तो उसको अश्रु गैस का बताए थे क्लोरोएसिटोनोन बोलते हैं, क्लोरोएसिटिफेनोन बोलते हैं। तो इसका जो जलन देता है उसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन या एक्रोलीन कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन या एक्रोलीन। इसका फार्मूला क्या होता है, CClNO3, CCl3NO2 ये अश्रु गैस का फार्मूला। अच्छे से ध्यान रखना है इसको भी। कह रहा है कौन सा कोयला खदान आ गया, जलदली भूमि आ गया, मीथेन गैस आपको ध्यान रखना है। इसको डंप फायर भी कहते हैं। अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से बनती है उसे डंप फायर फायर डंप कहते हैं। यह कौन सा गैस है, तो मीथेन गैस है। अच्छे से ध्यान रखें। भारी जल D2O की खोज किसने की, हेराल्ड यूरे ने D2O भारी जल की खोज की। भारी जल क्या होता है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त जो है रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी है, तो रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 86 होती है। इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। सौर प्लेट में अर्धचालक रूप में किसका प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का आईसी चिप्स, जो मोबाइल का चिप्स होता है, चिप्स आईसी चिप बोलते हैं, आईसी चिप में किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है पानी के बूंद का गोल होना किस परिघटना का, तो पृष्ठ तनाव फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से 200 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे और कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो हम जानते हैं लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, निकेल और क्रोमियम में स्टेनलेस। जो टाका होता है, किन धातु टाका और शोल्डर और फ्यूज होता है, PV प्लस SN का मिश्रण होता है। अच्छे से आपको याद रखना है।
कास्ट मेटल बनाने के लिए तांबा और टिन किस में उपस्थित होता है? वो कांसा से ही बनाया जाएगा। कास्ट मेटल है तो कांसा से मेटल है तो कांसा से ही बनाया जाएगा। आगे कौन सा है? कह रहा है नाइट्रोजन में जलकर नाइट्राइड बनाती है तो Mg कहें, Mg प्लस नाइट्रोजन जैसी गैस मिलती है तो Mg3N2 बनाती है, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं। राजनीतिक धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को राजनीतिक धातु कहते हैं टाइटेनियम को कहा जाता है। अब जो 5 क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ा जाता है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में देना है। अगर इस का PDF भी आप चाहते हैं तो कमेंट में और कमेंट कर दीजिए, आपको PDF इसका उपलब्ध करा दिया जाएगा, लिखा हुआ भी और बिना लिखा हुआ भी। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इसका हम टेस्ट से आपको क्या बनाए क्यूज बना कर दे दें ताकि आप आसानी से क्यूज करें, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को इसके पहले पार्ट का इसका पहला पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट बता चुके हैं जो इसमें रिपीट हुआ है, तो उसको अधिक डिस्कशन हम नहीं किए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन कराने में उसमें 2 घंटे लगा, इसमें लगभग 1 घंटे लगे। तो इसमें इससे डबल जो है डिस्कशन उसमें हुआ है। इन 6 क्वेश्चन का आंसर एक तो कमेंट में लिखना है। जो भी आप चाह रहे हैं PDF मिले, आपको क्यूज मिले, उसका भी वो भी कमेंट में लिख देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अगला वीडियो तुरंत जल्दी से जल्द आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।